हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग पर। देखिए दोस्तों, हम रीट का केमिस्ट्री का पोर्शन हम कर रहे थे और इसी सीरीज़ में हम आज करने वाले हैं परमाणु संरचना के आधुनिक सिद्धांत। देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये सिद्धांत स्टार्ट कर दिए थे। एक सिद्धांत हमने पढ़ लिया था। आज हम दूसरा सिद्धांत करने वाले हैं। तो देखिए, दूसरा सिद्धांत हमारा कौन सा है? तो दूसरा सिद्धांत है हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये हमारा परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणाओं में दूसरी अवधारणा है। तो देखिए, सबसे पहले ये अवधारणा किसने दी? तो नाम से ही है, हाइजेनबर्ग ने ये अवधारणा दी थी। ये अवधारणा दी थी किसने? हाइजेनबर्ग ने ये अवधारणा दी थी। ठीक है, और कब दी थी? तो इन्होंने ये अवधारणा दी थी 1927 में। 1927 में इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। हाइजेनबर्ग ने 1927 में दिया। और ये कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। जर्मन वैज्ञानिक थे ये, जर्मन वैज्ञानिक। तो देखिए, परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणाओं में सेकंड अवधारणा कौन सी है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया, या फिर इतना भी आ सकता है, देखिए, अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने दिया। जर्मन वैज्ञानिक थे। 1927 में ये सिद्धांत इन्होंने दिया। अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार आप लिख लीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार छोटे पिंडों के लिए स्थिति व संवेग दोनों का आकलन एक साथ नहीं किया जा सकता। इन्होंने क्या बताया कि जो भी छोटे पिंड होते हैं, उनके लिए स्थिति व संवेग जो है, उन दोनों का आकलन है एक साथ नहीं किया जा सकता। ये इनका अनिश्चितता का सिद्धांत था। या फिर देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि स्थिति में अनिश्चितता, आप लिख लीजिए साथ में, यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल अक्ष हो, व संवेग में अनिश्चितता डेल पी हो, यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल अक्ष हो और संवेग में अनिश्चितता डेल पी हो, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो दोनों का गुणनफल H/4 पाई के बराबर या इससे थोड़ा सा अधिक होगा, देखिए, आप क्या लिखेंगे? ये तो आपने लिख लिया, मैंने लिखा है। अब इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे, यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल अक्ष व संवेग में अनिश्चितता डेल पी हो, तो दोनों का गुणनफल H/4 पाई के बराबर या थोड़ा अधिक होता है। देखिए, गणितीय रूप में हम इसको कैसे समझते हैं, ये मैं इरेज कर रही हूँ, आप लिख लीजिए, लिख लिया होगा आपने। देखिए, गणितीय रूप में हम इस बात को कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे। इन्होंने क्या बोला कि स्थिति में अनिश्चितता डेल अक्ष हो, यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल अक्ष हो
और संवेग में अनिश्चितता डेल पी हो, तो देखिए स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स हो और संवेग में अनिश्चितता डेल पी हो, तो दोनों का गुणनफल h/4 के बराबर या इससे थोड़ा अधिक होगा। तो हम इसके लिए सिंबल क्या यूज़ करेंगे, या तो बराबर होगा या फिर इससे थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो गणितीय रूप इसका ये होगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इससे आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। बस इसी से आपको थ्योरी है वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था, इसमें इन्होंने बताया कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता जो है वो h/4 के बराबर होगी या फिर इससे थोड़ी सी अधिक होगी, दोनों का गुणनफल। अब देखिए यहाँ पे संवेग जो होता है, संवेग क्या होता है, आप जानते हैं कि संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। अगर हम संवेग के बारे में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए संवेग p बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणा वेग, मतलब m गुणा v, यही होता है संवेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग को संवेग कहते हैं। तो देखिए इससे हमें p का मान पता है, इससे हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए डेल एक्स गुणा अब p है, p का मान देखिए m गुणा v है, तो हम ये लिख सकते हैं m डेल v। ठीक है, बराबर या फिर थोड़ा सा अधिक, तो क्या लिखेंगे, बराबर या थोड़ा सा अधिक, तो h/4 इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, आपको दोनों जो तरीके हैं वो आपको याद रखने हैं। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो किन पर लागू होता है, तो देखिए ये सिद्धांत है ये सूक्ष्म कणों पे लागू होता है। जो छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, उन पे ये लागू होता है। तो आप नोट डाल के लिख लीजिए कि यह सिद्धांत सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। ये सिद्धांत सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। अब देखिए इतना हमने जान लिया कि ये सिद्धांत क्या है, किन पे ये सिद्धांत है वो कार्य करता है। अब देखिए कुछ बातें और हैं, तो आप नोट लगा के लिख लीजिए कि यदि स्थिति व संवेग में से, यदि देखिए मैं लिख देती हूँ, यदि स्थिति व संवेग में से, यदि स्थिति व संवेग में से, तो देखिए यदि स्थिति व संवेग में से किसी एक का मान शून्य कर दिया जाए, यदि स्थिति व संवेग में से किसी एक का मान शून्य कर दिया जाए तो दूसरे का मान अनंत हो जाता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। इसके बाद में देखिए परमाणु से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम कैसा होता है। अगर क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि परमाणु से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम होता है कैसा होता है, तो परमाणु से हमेशा रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। परमाणु से हमेशा कैसा स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, तो रेखीय स्पेक्ट्रम हमें परमाणु से मिलता है। देखिए रेखीय स्पेक्ट्रम किस तरह से, जैसे देखिए ये है, ठीक है, इसमें स्पेक्ट्रम अगर हम बनाते हैं तो देखिए रेखीय ये होता है, इस तरह से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। परमाणु से अगर हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है, इसको बोलते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब परमाणु से मिलकर अणु बनता है, तो अणु से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो पट्टी के जैसा स्पेक्ट्रम इससे प्राप्त होता है, बैंड जैसा। ठीक है, बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, स्पेक्ट्रम है, वो इससे प्राप्त होता है। और स्ट्रक्चर देखिए आपको थोड़ा सा बता दूं किस तरह का ये बनता है, तो बैंड लाइक स्पेक्ट्रम होता है इस तरह से, थोड़ा सा पट्टी जैसी बनती हैं। देखिए यहाँ पे रेखीय में बस हमें रेखीय स्पेक्ट्रम में देखिए
हमें यहाँ पतली पतली इस तरह से लाइन प्राप्त हो रही है, रेखा प्राप्त हो रही है। पट्टी में हमें पट्टी सी प्राप्त होती है, बैंड मिलते हैं, ठीक है। तो अणु से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो पट्टी स्पेक्ट्रम इससे प्राप्त होता है, इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। अब देखिए यौगिक से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम, तो यौगिक से जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है वो कैसा मिलता है, तो उसको बोलते हैं जटिल स्पेक्ट्रम। जटिल स्पेक्ट्रम, यौगिक से हमें कैसा स्पेक्ट्रम मिलता है, जटिल स्पेक्ट्रम। हम देखें तो देखिए जटिल स्पेक्ट्रम किस टाइप का होता है, तो देखिए ये कुछ इस तरह से मिलता है, ऐसे मिलता है, ठीक है। एकदम सीधा नहीं मिलता, इसमें देखिए रेखा के रूप में मिल रहा है, इसमें पट्टी के रूप में मिल रहा है, लेकिन इसमें जटिल होता है, कोई भी फिक्स नहीं है कैसा मिलेगा, ऐसे ही मिलता है, ठीक है। तो परमाणु से प्राप्त होने वाला, अणु से प्राप्त होने वाला और यौगिक से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम हमने देख लिया है। अब देखिए कुछ बातें हम और करते हैं। देखिए यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी कोश से संक्रमित होता है, कोई भी कोश है, निश्चित नहीं है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी कोश से संक्रमित होता है तो प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। तो देखिए इसमें क्या है, कोश निश्चित नहीं है, किसी भी कोश से किसी भी कोश में संक्रमित हो सकती है। तो अगर ऐसा आए तो प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रमी रेखा हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, n-1/2, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी कोश से संक्रमित होता है किसी दूसरे कोश में, तो प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या होती है, n-1/2 ये होती है, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है, तो n यहाँ पे कोश है, जो भी कोश है वो यहाँ पे n है, n का मान वो है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित कोश से दूसरे निश्चित कोश में संक्रमित होता है, यहाँ पे कोश निश्चित है, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित कोश से दूसरे निश्चित कोश में संक्रमित होता है तो प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला है, लिख लीजिए, n2-n1 + 1 गुणा n2-n1/2, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। अगर कोश निश्चित है तो ये फॉर्मूला रहेगा n2-n1 + 1 गुणा n2-n1/2, ये इसके लिए फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे n2 हम किसे लेंगे, जिसका मान बड़ा होगा, जिसका मान बड़ा होगा, जैसे ये आ जाए कि तीसरे कोश से चौथे कोश में संक्रमित हो रहा है तो 4 होगा n2, 3 होगा n1, ठीक है। तो जिसका मान बड़ा होगा वो हम n2 लेंगे और जिसका मान छोटा होगा वो हम n1 लेंगे। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, n2 n1, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। n2 बड़ा होगा हमेशा n1 से। तो ये क्लियर है, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फॉर्मूले बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमें कोई भी कोश दे देंगे और उससे स्पेक्ट्रमी रेखाओं की हमें संख्या पूछ लेंगे तो हम इन फॉर्मूलों से इजीली हम निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसलिए मैं 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी परमाणु के लिए n = 6 हो तो प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पे हमें पता कैसे लगेगा कि फॉर्मूला हमें कौन सा यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे कोश है तो कोश निश्चित नहीं है, सिर्फ एक कोश हमें n = 6 हमें दे रखा है, ठीक है। 2 हमें नहीं दे रखे हैं, एक ही दे रखा है। तो जहाँ पे हमें एक ही दे रखा हो तो वहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करना है पहले वाला, ठीक है। कौन से वाला, n-1
अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें यूज़ करना है। तो देखिए इस फॉर्मूले से हम अगर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की इसमें संख्या ज्ञात करें तो क्या होगा, n का मान कितना है 6, तो 6 माइनस 1 अपॉन 2, और इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 15। ठीक है, निकाल सकते हैं आप। देखिए मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या होगा, देखिए 6 इंटू ये क्या होगा 5 अपॉन 2, ये क्या होगा, आ गया। ठीक है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या n बराबर 6 होगा, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या हमें कितनी प्राप्त होगी, 15 हमें प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ ऊपर से इरेज कर लेती हूँ, हम यहीं पे इसका आंसर कर लेंगे, नीचे तो जगह नहीं है इतनी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 से n बराबर 2 में संक्रमित होता है तो इससे प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पे हमें निश्चित कोष दे रखे हैं कि कौन से कौन से में संक्रमित हो रहा होगा। ठीक है, कौन से कौन से में संक्रमित हो रहा है ये हमें निश्चित दे रखा है, यहाँ पे कोष का मान हमें निश्चित दे रखा है। तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, निश्चित कोष वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे काम में लेंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला था, क्या था हमारा फॉर्मूला, n2 माइनस n1 और +1 n2 माइनस n1 अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि n2 का मान क्या है, n1 से ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है, n2 यहाँ पे क्या लेंगे हम, n2 हम 5 लेंगे, और n1 यहाँ पे क्या लेंगे, n1 हमारा 2 लेंगे। ठीक है, 2 समझ में आ गया। अब इसको हल कर लीजिए, मान रख देंगे हम। n2 का मान कितना है 5 माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ पे 5 माइनस 2 अपॉन में 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 से 2 अगर हम माइनस करते हैं तो 3 प्लस में 1, और यहाँ पे कितना आएगा 3 अपॉन 2, और इसको हम लिख सकते हैं अपॉन 2 और ये 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया 6। ठीक है, तो इसमें हमें प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी जो रेखा है उनकी संख्या कितनी होगी, तो हमारा आंसर होगा 6। क्लियर है। अब देखिए ये हमने आज हाइजेनबर्ग जो है उसकी अनिश्चितता का सिद्धांत हमने किया है, और कुछ पॉइंट हमें और करने हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें करेंगे तो क्लास हमारी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास ना आए तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, और जितना मैंने पीछे आपको करवाया है उसको भी आप थोड़ा थोड़ा बीच में देखते रहा करिए, ताकि वो आपको याद रहे, दिमाग से मिस ना हो। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप को जो हमारे ये जो मैं करवा रही हूँ इसके नोट्स आपको लिखे हुए, वो भी मैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दूँगी, और वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कीजिए, और इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।